चैप्टर 16 एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे और आपको सभी पार्ट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और शेयर भी करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो किस किस ने कंप्लीट देखा है। तो इस चैप्टर में हम एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हम पढ़ेंगे कि 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल अम्पायर था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे मुग़ल अम्पायर के जो भी अंडर स्टेट थे राज्य थे वो उन्होंने अपने अलग राज्य बना लिया। मतलब मुग़ल अम्पायर से कुछ जो राजा थे वो अलग हो गए। उन्होंने अपना खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया जहाँ पर वो थे। ठीक है, मुग़ल पहले तो वो मुग़ल अम्पायर के अंडर ही थे, मगर उन्होंने जब देखा कि जो मुग़ल अम्पायर है वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, तो वो अलग मतलब उन्होंने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया। इस लेसन में हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से है द मुग़ल अम्पायर हैज़ यूनाइटेड द होल कंट्री इनटू वन सिंगल यूनिट। जो मुग़ल अम्पायर था, साम्राज्य था जो, उसने पूरे इंडिया को, पूरी कंट्रीज को एक बना दिया था लगभग। यानी कि उनका लगभग साउथ इंडिया को छोड़ के उनका लगभग सारे इंडिया पे राज था। द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब led to a steady decline of the मुग़ल अम्पायर। और डेथ ऑफ द एम्परर, और एम्परर जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद मुग़ल अम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। ग्रेजुअली इट lost its glory and the empire became limited to only a few square kilometer around दिल्ली। अब धीरे धीरे जो ये था मुग़ल अम्पायर, इसकी मतलब ये ख़त्म हो गया, इसकी ग्लोरी ख़त्म हो गई, इसकी शान व शौकत ख़त्म हो गई और ये सिर्फ जो मुग़ल अम्पायर है वो सिर्फ दिल्ली के आसपास के कुछ स्क्वायर किलोमीटर में ही रह गया। यानी कि इनके पास बहुत ही कम अब राज्य मतलब ज़मीन थी वो रह गई। In 1803, the British army occupied Delhi and the Mughal emperor became a mere pensioner। और 1803 में जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो मुग़ल अम्पायर था अब वो सिर्फ एक पेंशनर बन के रह गया। यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों से अब वो पेंशन लेने लगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से बिल्कुल ही मुग़ल जो राजा था उसका अधिकार ख़त्म हो गए सभी। द वार्स ऑफ सक्सेशन हैड बिकम ए ट्रेडिशन अमंग द मुगल्स। वार ऑफ सक्सेशन का मतलब जो गद्दी को लेकर उनकी लड़ाई होती थी, जैसे कोई राजा मर जाता था तो राजा बनने के लिए उसके बेटों में आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती थी, या फिर जो शाही परिवार था उनके जो सदस्य थे उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती थी। इसके कारण ये क्या था, एक मुगल्स में ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी। The deteriorated the political and financial condition of the empire। This इसने क्या किया भाई, जो इसकी जो राजनीतिक और जो आर्थिक कंडीशन थी वो क्या कर दी भाई, और भी ख़राब कर दी। ये लड़ाई झगड़े जो उनके बीच में होते थे गद्दी को लेकर, राजगद्दी को लेकर, तो इस चीज़ ने उसकी राजनीतिक और जो आर्थिक हालत थी वो और भी ख़राब कर दी। मैनी लोकल एंड रीजनल फोर्सेस स्टार्टेड एमर्जिंग इन इंडिया। और बहुत से, जब उन्होंने ये देखा, दूसरे राजाओं ने देखा कि भाई अब तो मुग़ल अम्पायर की हालत ख़राब होने लगी है, तो बहुत से जो लोकल और जो रीजनल राजा थे, उस क्षेत्र के जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को वो उभरना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। इन द 18th सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पावर केम टू द फ्रंट लाइक बंगाल, अवध। और 18th सेंचुरी में क्या हुआ भाई, बहुत से ऐसे थे जो जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कुछ सेमी इंडिपेंडेंट भी थे। यानी कि जो मुग़ल को मतलब उन्होंने ओपनली नहीं कहा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं। कुछ राजा ऐसे भी थे वो अभी भी मुग़ल्स का आप कह सकते हैं सम्मान करते थे या उनकी मदद करते थे। ठीक है, तो ऐसे कई राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा किंगडम। द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दीज पावर्स टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। और जो ब्रिटिश है उनको इन पावर को ख़त्म करना था अगर इंडिया में राज
करना था, अपना एम्पायर स्थापित करना था। सम ऑफ दीज स्टेट्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अवे ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द मुगल अम्पायर। और उनमें से कुछ जो स्टेट्स थे, कुछ राज्य ऐसे बने थे, इस प्रकार बने थे कि भाई जो मुगलों ने अपने मतलब पूरे देश को, अपने राज्य को सूबों में बांट रखा था, यानी कि प्रोविंसेस में बांट रखा था, और वहाँ के बना रखे थे उन्होंने गवर्नर, मुगलों ने। ठीक है, तो अब वो जब उन्होंने देखा, जब गवर्नर्स ने देखा कि अब मुगल जो कमज़ोर हो चुके हैं, तो जो ये गवर्नर थे ये ही वहीं के राजा बन गए। सम अदर स्टेट्स केम इनटू पावर बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट बाय लोकल चीफ्स एंड जमींदार। और कुछ स्टेट, कुछ राज्य ऐसे बने, ऐसे पावर में आए कि उन्होंने क्या किया, अभी विद्रोह किया। जो वहाँ के जो लोकल चीफ्स थे, कुछ सरदार थे जो लोकल वहाँ के, या फिर जमींदार थे, उन्होंने मिलकर विद्रोह किया और वहाँ के वो राजा बन गए। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। मगर दुर्भाग्यवश वो अपने जो राज्य था, स्टेट था, उसकी जो आर्थिक हालत को वो सुधार नहीं सके, यानी कि अभी भी लोग उनके राज्य के क्या थे भाई, गरीब थे। अब उसके बाद आता है बंगाल। बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर अवध के बारे में, फिर हैदराबाद के बारे में, यहीं तक ही करेंगे इस वीडियो में हम। Murshid Quli Khan took advantage of the weak central authority and took over the control of Bengal, where he had been appointed as a सूबेदार एंड देन दीवान। अब बंगाल में जो मुग़लों के अंडर था, उसमें मुर्शिद कुली खान ने फ़ायदा उठाया, एडवांटेज उठाई, जब उसने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो दिल्ली की जो राजा है, मुग़ल राजा, वो कमज़ोर हो चुका है, तो उसने बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया। जो मतलब मुग़ल दरबार में क्या था, एक सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था, और बाद में उसको दीवान भी बनाया गया था। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1717 CE एंड एस्टेब्लिश इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर। उसको बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था 1717 में, और उसने वहाँ पे आंतरिक और बाहरी शांति स्थापित की। He organized the revenue system and gave loans to the poor cultivator। उसने जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि जो टैक्स वगैरह जो लिया जाता था राज्य के द्वारा, उसको उसमें सुधार किया। ठीक है, उसको सही ढंग से लागू किया, और जो पुअर कल्टीवेटर से, जो गरीब किसान थे, उनको उसने लोन दिया। He granted equal opportunity to the Hindus and Muslim in the appointment to high official post। और उसने हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या किया भाई, बराबर मौके दिए अपने दरबार में। जो भी ऑफिशियल पोस्ट होती थी, जो भी राज दरबार में पोस्ट होती थी, उसने बराबर हिंदू और मुसलमान को दोनों को दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, जब मुर्शिद कुली खान मर गया, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दीन खान बिकेम ए नवाब ऑफ बंगाल एंड सब्सिक्वेंटली। उसके बाद सजाउद्दीन बना, और उसके बाद बना अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब। All these Nawab of Bengal realized the importance of trade and thus provided all facility to the local and foreign merchant। और ये सभी जो नवाब थे बंगाल के, जानते थे, व्यापार की अहमियत को पहचानते थे, और उन्होंने लोकल और जो फॉरेन व्यापारी थे, विदेशी व्यापारी थे, उन्होंने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी। दे बिल्ड रोड्स, थानाज एट्सेट्रा। उन्होंने सड़कें बनाई, थाने बनवाए। दे इवन फोर्स द ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओबे द लॉज ऑफ द लैंड एंड पे द सेम कस्टम्स ड्यूटी एज वाज पेड बाय द लोकल मर्चेंट। और जो अवध के, जो ये बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने दे इवन फोर्स द ऑफिशियल ऑफ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, जो अफसर थे, उनको भी अपने जो उन्होंने कानून नियम बना रखे थे, उनको पालन करने के लिए कहा, और उनसे भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी ली, टैक्स लिया, जितना टैक्स वो लोकल मर्चेंट से लेते थे। ठीक है, जैसे कोई राज्य है, तो व्यापारी अगर व्यापार करेंगे, तो वो राज्य उनसे क्या लेता है, अभी टैक्स लेता है। ऐसी बंगाल के नवाबों ने भी अंग्रेज़ों से भी टैक्स लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी, और जो लोकल मर्चेंट थे उनसे भी टैक्स लिया। डू यू नो में क्या है, द नवाब्स ऑफ बंगाल वर शॉर्ट साइटेड एंड फेल टू सी द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दे वर ignorant of the destruction caused by western trading companies in Africa,
पार्ट ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका। जो बंगाल के नवाब थे वो इतने क्या नहीं थे भाई, दूरदृष्टि वाले नहीं थे, आगे की सोच इतनी उनकी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, और वो अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो बढ़ती हुई ताकत है, वो जो खतरा था उसको वो नहीं समझ पाए, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने बाद में बंगाल पर अधिकार कर लिया था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हल्के में लिया। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका यहाँ पर भी एक तरह से क्या कर दिया था भाई, बुरा हाल कर दिया था, डिस्ट्रक्शन कर दी थी। ठीक है, तो मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज बहुत ही एक तरह से व्यापारी बनकर आए थे। बाद में उन्होंने धीरे धीरे पहले बंगाल को जीता, फिर बिहार उड़ीसा को जीतकर पूरे देश पर अधिकार कर लिया। तो बंगाल का नवाब उनको मतलब अच्छे से पहचानने में उन्होंने भूल कर दी, और इस तरह से बाद में बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अवध, अवध उसके बाद है, दूसरा राज्य है अवध। अवध कैसे उभरा? सादत खान लेड द फाउंडेशन ऑफ किंगडम इन द प्रोविंस of Awadh when the Mughal Emperor Muhammad Shah appointed him as the governor of Awadh in 1722 CE। सादत खान ने मतलब इस प्रोविंस में जो ये सूबा था अवध, इसमें अपनी फाउंडेशन किंगडम बनाई, अपना राज्य बनाया। जब मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह ने, जब मुग़ल सम्राट था जो मोहम्मद शाह, उस टाइम उसके समय में उसने 1772 में उसको बंगाल अवध का नवाब बनाकर भेजा। ही कंट्रोल द ओपोजिशन by the zamindars and reformed the revenue system to protect the peasant from the जमींदार। ही कंट्रोल द ओपोजिशन बाय द जमींदार, जो भी वहाँ के जो जमींदार उसका विरोध कर रहे थे उसने उसको कंट्रोल किया, और रिफॉर्म सुधार किए रेवेन्यू सिस्टम में। रेवेन्यू सिस्टम यानी कि टैक्स का जो सिस्टम होता है उसमें उसने सुधार किए, और जो किसानों की उसने प्रोटेक्शन की, रक्षा की ज़मींदारों से। ठीक है, क्योंकि ज़मींदार किसानों पर जुल्म करते थे। ही एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए वेल पेड, वेल ट्रेन एंड वेल आर्म आर्मी। उसने एक अच्छा प्रबंध किया, अच्छा प्रबंधक था वो, उसने हर जगह अच्छा प्रबंध किया, और उसने वेल पेड, वेल ट्रेन एंड वेल आर्म आर्मी, उसकी जो आर्मी थी वो ट्रेंड थी, और उसे समय पर पैसे दिए जाते थे, उसके मतलब तनख्वाह वगैरह वेतन दिया जाता था। आर्मी को ट्रेंड थी और अच्छी आर्मी थी उसकी। सादत खान्स नेफ्यू सफदर जंग सक्सीडेड हिम इन 1739। सादत खां के बाद उसका जो भतीजा है सफदर जंग, वो 1739 में मतलब अवध का राजा बना। ही आल्सो बिकेम वज़ीर एट द मुग़ल कोर्ट, और वो क्या भाई वज़ीर भी था मुग़ल कोर्ट में, मुग़ल दरबार में। ही एस्टेब्लिश्ड पीस विच लेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अवध। उसने अपने मतलब अवध में शांति स्थापित की, और जिससे अवध का विकास हुआ। इट आल्सो हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट, और उसने लखनवी कल्चर, लखनवी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। ग्रोथ उसके राज्य में मतलब लखनवी कल्चर को भी ग्रोथ मिली उसके अवध दरबार में। अब आ गया उसके बाद हैदराबाद। अब हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं हम, हैदराबाद में कैसे आया ये। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क आसफ जा इन 1724। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ in 1724। He was a powerful noble under the मुग़ल एम्परर फारूक सियार, और वो एक मतलब पावरफुल राजा आप कह सकते हैं, और वो मुग़ल एम्परर के अंडर था। फारूक शियार उस टाइम मुग़ल एम्परर था। ही वॉज मेड द वायसराय ऑफ डेक्कन टू सप्रेस द अपोजिशन एंड एस्टेब्लिश टू एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसको डेक्कन का क्या बनाया गया? उसको वायसराय बनाया गया, और उसने क्यों बनाया गया था? जो भी वहाँ पे विद्रोह हो रहे थे उसको दबाने के लिए, और वहाँ पे सही तरह से राजकाज चलाने के लिए उसको डेक्कन का वायसराय बनाया गया। डेक्कन के पार्ट में ये हैदराबाद आ जाता है, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके आ जाते हैं डेक्कन में। इन 1720 ही बिकेम ए वज़ीर ऑफ एम्परर मोहम्मद खान, और 1720 में वो जो मुग़ल एम्परर मोहम्मद खान था उसका वज़ीर बन गया वो। ही ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बट वाज डिसगस्टेड विद द करप्शन
एंड फिकल माइंडेडनेस ऑफ द एम्परर। मगर वो ही ट्राई टू इम्प्रूव उसने द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने राजकाज को सही करने का, मतलब जो प्रबंध होता है उसको सही करने का प्रयास किया, मगर वो निराश हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन थी। और जो एम्परर था वो मतलब एक चंचल दिमाग वाला था, उसका दिमाग स्थिर नहीं था, वो कभी कुछ कर देता था कभी कुछ, ठीक है, उसमें इतना दिमाग नहीं था, फिकल माइंडेड था वो, यानी कि वो चंचल दिमाग का था राजा, इसलिए वो निराश हो गया। ही डिसाइडेड टू go back to Deccan and laid the foundation of Hyderabad state, but never openly declared his independence from the Mughal ruler। फिर वो जो वापिस कहाँ चला गया है, निजामुल मुल्क वापिस किधर चला गया, हैदराबाद, मतलब डेक्कन चला गया, और उसने वहाँ हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन करी। बट नेवर ओपनली, मगर उसने कभी भी मतलब खुले ढंग से ये नहीं कहा कि वो मुग़ल एम्परर के से आज़ाद हो गया है, ठीक है, यानी कि उसने कभी भी ये घोषणा नहीं की कि मैंने अलग राज्य बना लिया है। ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ जमींदार एंड पुट एन एंड टू द करप्शन इन द रेवेन्यू सिस्टम। उसने वहाँ पे जो भी जमींदार विद्रोह कर रहे थे उसको दबाया, और उसने जो करप्शन पे लगाम लगाई, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जो रेवेन्यू सिस्टम में था, यानी कि जो टैक्स वाले सिस्टम में जो भी करप्शन था उसने उस पर रोक लगाई। बट आफ्टर हिज डेथ 1748 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद डिस्टर्बेंस स्टार्टेड इन हैदराबाद अगेन, दोबारा से हैदराबाद में डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है, गड़बड़ियाँ शुरू हो गई। द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध एंड हैदराबाद नेवर ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस इवन दो दे हैड एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। जो बंगाल, अवध और हैदराबाद ने कभी भी ओपनली ये नहीं कहा कि हम आज़ाद हो चुके हैं, मगर फिर भी वो देखा जाए तो एक तरह से वो इंडिपेंडेंट किंगडम थी, वो आज़ाद थे, मगर उन्होंने कभी भी खुले तौर पे ये नहीं कहा कि हम मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं हैं। दे कंटिन्यू टू प्लीज द एम्परर बाय सेंडिंग ट्रिब्यूट्स और बाय हेल्पिंग हिम इन द टाइम ऑफ नीड। उन्होंने जो मुग़ल राजा था, सम्राट था, उसको खुश करने के लिए वो सम्मान देते थे, उसको रिस्पेक्ट देते थे, और क्या करते थे भाई, उसकी जो हेल्प करते थे मुग़ल सम्राट की जब उसको ज़रूरत पड़ती थी। बट देयर वर other states and openly asserted their independence from the Mughal Empire. They are Sikhs, मराठास एंड राजपूत। मगर कुछ दूसरी स्टेट्स भी थी, जो दूसरे राज्य भी थे, जिन्होंने ओपनली ये घोषणा कर दी थी कि अब हम मुग़ल अम्पायर से आज़ाद हैं। दे वर सिख्स एंड मराठा एंड द राजपूत। और वो कौन थे? सिख थे, उन्होंने कहा था, और मराठा थे, और राजपूत थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।